पल सपना सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। आज के महंगाई के दौर में नमक फिर भी सस्ता है। नमक डालने से स्वादिष्ट बनने वाली सब्जियों के भाव आसमान में चले जाते हैं, लेकिन नमक बेचारा किसी चर्चा में नहीं रहता है। इसी साधारण से नमक में इतनी शक्ति थी कि इसने एक पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर राख कर दिया था। आज का ही वो दिन था जब गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में नमक के उत्पादन पर कर लगाने के कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा की गई थी, जिसमें गुजरात के दांडी नामक जगह में नमक बनाकर कानून को तोड़ा जाना था। इस घटना को इतिहास में दांडी मार्च के नाम से दर्ज किया गया है। ये सिर्फ एक कानून तोड़ने की घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग का शंखनाद था। ये 1920 से 1922 तक हुए असहयोग आंदोलन के बाद विदेशी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता का सबसे बड़ा आंदोलन था। ये एक प्रतीकात्मक घटना थी जो इस बात का संकेत था कि अब देश की जनता ये तय कर चुकी है कि विदेशी राज को एक ना एक दिन हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बंद करना ही है। वैसे भी ये घटना 26 जनवरी 1930 के बाद की है, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद के नजदीक उनके साबरमती आश्रम से शुरू हुई ये यात्रा 24 दिनों बाद दांडी पहुंचनी थी। इन दोनों स्थानों की दूरी 240 मील थी, यानी हर दिन 10 किलोमीटर की यात्रा तय की जानी थी। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई वैसे वैसे इसमें लोग जुड़ते गए। 5 अप्रैल 1930 को जब सुबह के 6:30 बज रहे थे, तब गांधी जी ने दांडी में अपने हाथों से नमक बनाया और इस तरह से अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया। Man needs salt as he needs air and water. This salt comes from the Indian Ocean. Let every Indian claim it as his right. दांडी में नमक बनाने के बाद गांधी जी ने अपनी यात्रा जारी रखी और वो दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य दांडी से 25 मील दूर दक्षिण में धरसाना नामक जगह थी, जहां पर उनका नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अपनी इस यात्रा के दौरान वो रास्ते भर में नमक बनाते जा रहे थे और लोगों को संबोधित करते जा रहे थे, लेकिन गांधी जी धरसाना तक पहुंच नहीं पाए। सरकार ने कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले 4 मई की रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दांडी मार्च ने समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के साधनों द्वारा पूरे विश्व का ध्यान भारत में चल रहे आजादी के आंदोलन की तरफ खींचा। यह आंदोलन गांधी जी के रिहा होने तक पूरे 1 वर्ष तक चला था। इस विषय पर गांधी इरविन वार्ता हुई, जिसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में लगभग 80,000 आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए थे। नमक सत्याग्रह गांधी जी के उस सिद्धांत के अनुरूप था जिसे वो अहिंसात्मक आंदोलन मानते थे और जिसके बल पर वो देश को आजाद करने का सपना देखते थे। गांधी जी के इस आंदोलन का प्रभाव अमेरिकन मार्टिन लूथर किंग जूनियर पर पड़ा, जिन्होंने इस आंदोलन से प्रेरणा पाकर अमेरिका में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आज दुनिया में हर कदम पर हम बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अपने घर में देखें तो हमें बिजली से चलने वाले उपकरण नजर आएंगे, चाहे वो पंखा हो, टीवी, माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, लैपटॉप या फिर घर से बाहर बिजली से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, रेल, एरोप्लेन में इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी कि हर जगह विद्युत का प्रयोग होता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हर डिवाइस अलग अलग पावर की विद्युत पर चलता है? दरअसल विद्युत की शक्ति को मापना आसान काम नहीं है। सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट ओहम ने करंट, वोल्ट और रेजिस्टेंस के बीच एक समीकरण स्थापित किया। उनके द्वारा स्थापित ये नियम एक सैद्धांतिक नियम था। बाद में इस पर संशोधन हुए और नए नियम स्थापित किए गए।
इसी विषय पर आगे चलकर जर्मनी के ही एक और अन्य वैज्ञानिक गुस्ताव किर्कहोफ ने इस विषय पर अपने 3 नियमों की खोज कर नई दिशा दी और इसके अलावा उन्होंने 2 नए सिद्धांत सर्किट थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स में दिए। इस क्षेत्र में दिए जाने वाले अवार्ड बंसेन किर्कहोफ अवार्ड इनके और इनके खोज के साथ ही रॉबर्ट बंसेन के नाम पर दिया जाता है। गुस्ताव का जन्म 12 मार्च 1824 को पूर्वी प्रशिया के कॉग्निसबर्ग में हुआ था। उनके पिता फ्रिएड्रिक किर्कहोफ एक सुप्रसिद्ध वकील थे। गुस्ताव ने कॉग्निसबर्ग यूनिवर्सिटी से 1847 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जहां पर पढ़ते हुए उन्होंने कार्ल गुस्ताव जैकब, फ्रांस एर्नस्ट न्यूमैन और जूलियस रिचोल्ट द्वारा आयोजित एक मैथमेटिको फिजिकल सेमिनार में भाग लिया। आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि उन्होंने अपने मैथ्स के प्रोफेसर रिचेलोट की न केवल शिक्षा से प्यार किया, बल्कि उनकी बेटी क्लारा से भी उन्हें प्यार हो गया और दोनों आगे चलकर विवाह के बंधन में भी बंधे। इसी वर्ष वो बर्लिन चले गए और तब तक वहां रहे जब तक उन्हें ब्रेस्लो में प्रोफेसरशिप का ऑफर नहीं मिला। 1845 में उन्होंने सर्किट लॉ की खोज की, जो आज पूरे विश्व में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रयुक्त किया जाता है। इस विषय की तैयारी उन्होंने एक सेमिनार के लिए की थी, जो बाद में उनके डॉक्टरल का विषय बना। 1857 में उन्होंने एक अध्ययन में पाया कि एक कम प्रतिरोध वाले वायर से इलेक्ट्रिक सिग्नल गुजारने पर उसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। He formulated his circuit laws in 1845, which are now essential to modern-day electrical engineering, as a study for a seminar exercise. It would later become his doctoral dissertation. Kirchhoff's first law, the current law, dictates that the sum of a current entering a junction is always equal to the sum of a current leaving the junction. Essentially, if you had 5 amps and 6 amps entering a junction, leaving that junction would be an 11 amp current. Kirchhoff's second law is the voltage law, which dictates that the sum of all voltage drops around the loop is equal to 0. 1859 में उन्होंने लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन के सिद्धांत की खोज की और 1861 में इसको प्रमाणित भी किया। 1854 में उन्हें हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी से आमंत्रण मिला, जहां उनकी मुलाकात रॉबर्ट बुनसेन से हुई। वो बाद में उनके मित्र बने। यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर काम किया। इन दोनों ने मिलकर 1861 में क्रिएशियम और रूबिडियम नामक तत्वों की खोज की। 1875 में गुस्ताव ने बर्लिन की थियोरेटिकल फिजिक्स विभाग के प्रथम अध्यक्ष पद को संभाला। 1862 में सोलर स्पेक्ट्रम की फिक्स्ड लाइंस पर और आर्टिफिशियल लाइट की चमकीली लाइंस पर की गई खोज पर उन्हें रूम्सफोर्ड मेडल से नवाजा गया। उन्होंने ऑप्टिक्स पर मैक्सवेल के समीकरण का हल निकालकर अपना योगदान दिया, जो कि बाद में ह्यूगेन प्रिंसिपल का आधार बना। स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जो उनका पहला नियम था, उसमें उन्होंने साबित किया कि एक गर्म ठोस वस्तु को अगर गर्म किया जाए तो वो लगातार लाइट का उत्सर्जन करती है। इसे उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दिया। अपने दूसरे सिद्धांत में उन्होंने साबित किया कि एक विरल गैस को गर्म करने पर भी लाइट का उत्सर्जन होता है। उनके तीसरे नियम के अनुसार कोई गर्म ठोस पदार्थ जो चारों तरफ से ठंडी गैस से घिरा हो, वो भी लगातार लाइट का उत्सर्जन करता है और ये उसके अणुओं की एनर्जी लेवल पर निर्भर करता है। गुस्ताव को अणुओं के एनर्जी लेवल का पता नहीं था। ये बाद में बोहर मॉडल के रूप में विकसित किया गया और बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में जाना गया। 1887 में गुस्ताव किर्कहोफ की मृत्यु हो गई और उन्हें सेंट मैथ्यूज किर्कहोफ कब्रिस्तान में दफनाया गया। आज गुस्ताव को उनकी जयंती पर उनके किए गए कार्यों को, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, को याद करते हुए श्रद्धा नमन। कला का माध्यम चाहे कुछ भी हो, व्यक्त वो कलाकार की भावना और दृष्टिकोण ही करता है। फिर चाहे वो रंगों से बनी पेंटिंग हो, सुरों से बना संगीत या संगमरमर से बनी मूर्ति। आज हम जिस कलाकार के बारे में आपको बताएंगे, उनकी बनाई हुई मूर्तियां दुनिया के चंद सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर स्थित हैं। हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मे और लंदन में स्थित मूर्तिकार सर अनीश कपूर की। मुंबई में जन्मे अनीश कपूर 1970 के दशक में लंदन चले गए थे और आजीवन वहीं बस गए। उनके कुछ उत्तम कार्यों में शामिल हैं क्लाउड गेट, जो कि शिकागो के मिलेनियम पार्क में, स्काई मिरर,
जो न्यूयॉर्क के रॉकफेलर सेंटर में, और टेमोनोस जो कि मिडलसब्रो के मिडिल हेवल में स्थित है। उनकी एक और कलाकृति ऑर्बिट लंदन के ओलंपिक पार्क में स्थित है। We're really interested in geometry and the way that form and geometry give rise to structure. We've worked on different sorts of tower structures before, but we felt we could take this one a little further. What we've tried to do is to rethink the tower as something which doesn't mutually support, where the whole of the structure is in a twist. अनीश कपूर का जन्म 12 मार्च 1954 को मुंबई में एक हिंदू पिता और यहूदी मां से हुआ था। उनका परिवार बगदाद से आया था। उनकी पढ़ाई भारत के प्रतिष्ठित दून स्कूल में हुई थी। हालांकि उन्हें अपना स्कूल का समय बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल खत्म करने के बाद वो भाइयों के साथ इजराइल गए, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका मन इसमें नहीं लगता था। दिल से कलाकार होने की वजह से उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो एक कलाकार ही बनेंगे, और तुरंत उन्होंने अपना दाखिला ब्रिटेन के हॉर्नसे कॉलेज ऑफ आर्ट और चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में करवा लिया। अनीश जी की खासियत यह है कि उनकी अधिकतर कलाकृतियां जियोमेट्रिकल या बायोमॉर्फिक होती हैं। बायोमॉर्फिक मतलब ऐसी कृतियां जो जीवित प्राणियों जैसी दिखती हैं। उनके कार्यों में ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, प्लास्टर आदि जैसे सरल पदार्थ इस्तेमाल होते हैं। उनकी शुरुआती कलाकृतियां आमतौर पर एक लेकिन चमकीले रंग की और घुमावदार होती थीं, और उनकी 80 और 90 के दशक की कृतियां पीछे की तरफ जाती हुई अपने आसपास की जगह को विकृत करती हुई या जमीन में खोदी हुई सी दिखती थीं। 1987 में उन्होंने पहली बार पत्थर का इस्तेमाल किया। अपनी कृतियों पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अंत में मैं खुद से ही बातें करता हूँ, जो मैं बनाता हूँ वो कुछ नहीं, बस शून्य है। हालांकि वो है भी, लेकिन वो नहीं भी है। Well, art is good at being able to do certain things. One of them is that it's good at saying, come and look, come and engage. And I think we, as artists, need to be able to do that and at the same time remain serious. Remain serious, I don't just mean in matters of what's being spoken about, but in matters of what are real human aspirations. Why are we here? What are we doing? Where do we go? Art can at least begin to engage with some of those kinds of questions. अनीश जी के कार्यों में लाल रंग का भी अधिक इस्तेमाल होता है, जो कि लहू, मांस और रूप परिवर्तन को चित्रित करता है। उनके ऐसे कृत्यों में से कुछ प्रमुख हैं स्वयंभ, जो कि लाल रंग का बॉक्स है और रेल की पटरियों पर टिकाया हुआ है, सलमान रुश्दी के सहयोग से बनाई हुई ब्लड रिलेशंस, टोरेंटारा आदि। इसके अलावा उनकी एक और कलाकृति मेमोरी, जो कि बर्लिन और न्यूयॉर्क में स्थित है, 156 हिस्सों से बनी है और उसका वजन 24 टन है। 2011 में अनीश जी ने अपनी एक और कलाकृति डर्टी कॉर्नर का प्रदर्शन मिलान में किया। 60 मीटर लंबा और 8 मीटर ऊंचा ये एक सुरंग जैसा है, जिसमें लोग अंदर जा सकते हैं। जैसे जैसे लोग इस सुरंग के अंदर जाते हैं, इसका अंधेरा इतना गहरा होता जाता है कि उन्हें अपने रास्ते समझने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अनीश जी की एक और कृति शूटिंग इनटू द कॉर्नर की आकृति एक बड़ा नाटकीय रूप लगती है। इसमें एक तोप दिखाई गई है, जिसमें से मोम से बनी गोलियां दीवार के एक कोने में चलाई हुई हैं। वो गोलियां लाल रंग की हैं, जो कि गोलियों से निकला हुआ खून दर्शाती हैं। इसको पहली बार उन्होंने जनवरी 2009 में वियना में प्रदर्शित किया था। उनके ऐसे हैरत अंगेज कर देने वाले कई कार्य हैं, जो सिर्फ लोगों को स्तंभित ही नहीं, बल्कि उनका सार निकालने पर विवश भी कर देते हैं। अनीश जी की कलाकृतियां न्यूयॉर्क, मिलान, वेनिस, पेरिस, सिडनी इत्यादि के कला मंचों में स्थित हैं। अनीश जी को उनके कार्य के लिए 2013 में नाइटहुड की उपाधि मिली है। इसी से एक वर्ष पहले उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। इसके अलावा उन्हें इटली, फ्रांस और जापान जैसे देशों से भी कला से संबंधित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। आज हम उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
देवदास का ये कर्णप्रिय और मधुर गीत आज भी इस फिल्म के रिलीज होने के वर्षों बाद भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। इस गीत को गाया है नए जमाने की सुप्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने, जो आज के युवाओं की पहली पसंद हैं। श्रेया कितनी प्रसिद्ध गायिका हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के ओहायो प्रांत में 26 जून को श्रेया घोषाल दिवस मनाया जाता है। श्रेया को अपने 10 साल के छोटे से करियर में 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का श्रेय जाता है। इसके अलावा उन्हें साउथ की फिल्मों के लिए 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एक इंजीनियर पिता की बेटी श्रेया का संगीत की दुनिया में सफर सारे गामा संगीत प्रतियोगिता जीतने से हुआ। बॉलीवुड में उनका पदार्पण देवदास जैसी हिट फिल्म से हुआ और इस फिल्म में गाए उनके गाने पूरे देश के संगीत प्रेमियों के दिल पर छा गए। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 12 मार्च 1984 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मी श्रेया अपने गृह प्रदेश में मात्र 3 महीने ही रही। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ राजस्थान के एक छोटे से शहर रावत भाटा चली गईं, जहां उनके पिता श्री विश्वजीत घोषाल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक इंजीनियर थे। रावत भाटा में श्रेया 13 वर्षों तक रही और वहां से उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। जब उन्होंने सारेगामा प्रतियोगिता में भाग लिया तब उस प्रतियोगिता के एक जज प्रसिद्ध संगीतकार स्वर्गीय कल्याण जी भी थे, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उनके पिता को सलाह दी कि श्रेया के करियर को बनाने के लिए उन्हें मुंबई शिफ्ट करना चाहिए। उनके पिता ने कल्याण जी की इस सलाह को गंभीरता से लिया और उन्होंने अपना तबादला मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में करा दिया। इस तरह श्रेया का पदार्पण मुंबई फिल्म जगत में हुआ। नहीं, मैंने बहुत लोगों से सीखा है। शुरुआत मम्मी से हुई, मेरी प्राइमरी ट्रेनिंग, और इनफैक्ट अभी भी मुझे मेरी जो गलतियां होती है तो वो मम्मी मुझे ठीक कर देती है। पर क्लासिकल प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने शुरू कर दी जब राजस्थान में ही थी। मुझे पहले तो क्योंकि वहां पर जहां रहती थी वहां पे कुछ ज्यादा लोग नहीं थे और म्यूजिक को इतना अहमियत नहीं देते हैं। जहां पर आप जस्ट इमेजिन करिए टाउनशिप जहां पे सभी इंजीनियर सभी साइंटिस्ट हैं, तो म्यूजिक की जगह कम है। मुझे जो पहले मेरे गुरु मिले वो मेरे स्कूल के म्यूजिक टीचर थे, जो राजस्थानी फोक सॉन्ग्स बहुत अच्छा गाते थे, जयवर्धन भटनागर सर। उन्होंने शुरुआत की। फिर मैं गई महेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से शास्त्रीय हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है उसको बहुत अच्छे से किया। मैं बचपन में सारेगामा एक कॉन्टेस्ट जब बिल्कुल नया नया आया था और वहां पर एज अ किड आई थी 10 साल 11 साल की उम्र में, और मैं जब गई थी तो वहां पे कल्याण जी अंकल उन्होंने जज किया था मुझे। उनकी नजर मुझ पे पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत अलग है और तुम इसको बहुत सीरियसली लेना। और मेरे पापा को उन्होंने एक तरह से एनकरेज किया कि आप जरूर ये डिसीजन लेना कि बॉम्बे आ जाएं। ये माना जाता है कि अगर किसी को मुंबई की फिल्मी दुनिया में सफलता मिल जाए तो ये दुनिया उसे जादू और मदमस्त करने वाली लगती है। इसीलिए शायद उन्होंने जिस्म फिल्म का ये गाना दिल से गाया। जादू है नशा है मदहोशियां, तुझको भुला के अब जाऊं कहां। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहां। जादू है नशा है मदहोशियां, तुझको भुला के अब जाऊं कहां। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहां। जादू है नशा है मदहोशियां। आवाज के कदरदान कल्याण जी ने उन्हें 18 महीनों तक संगीत का रियाज कराया और उनकी प्रतिभा को एक दिशा दी। इसके बाद उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा स्वर्गीय मुक्ता भिंडे से ली। हिंदी और बंगाली फिल्मों के अलावा श्रेया ने क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी अपनी आवाज दी। उन्होंने मराठी, मलयालम और तमाम फिल्मों में भी अपनी गायन प्रतिभा का परिचय दिया। श्रेया ने शुरुआती दौर में अपने एल्बम भी निकाले जो कि बांग्ला में थे। 1998 से 2002 तक उनके कई एल्बम्स मार्केट में सागरिका के नाम से आए।
उनका पहला एल्बम बेंधेछी बीना 1 जनवरी 1998 को रिलीज हुआ। भाग्य उन पर तब मुस्कुराया जब वो सारे गामा की प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन कर रही थी। उस प्रोग्राम को संजय लीला भंसाली की माताजी भी देख रही थीं। उन्हें श्रेया का गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बेटे को उसका गाना सुनने को कहा। संजय जी को श्रेया की आवाज में मासूमियत नजर आई। उन्हें अपनी आने वाली फिल्म देवदास की पारों के लिए ऐसी ही मासूमियत भरी आवाज चाहिए थी और इस तरह बॉलीवुड के संगीत के आसमान में एक नए नक्षत्र का उदय हो गया। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया पिया, ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। किसने समझल रहा मेरा रोम रोम रोम, और जिया अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। इस फिल्म में उन्होंने 5 गाने गाए और पांचों के 5 गाने लोगों की जुबान में चढ़ गए। इस समय उनकी उम्र महज 16 वर्ष थी। फिल्म देवदास ने न केवल संगीत की दुनिया के लिए उनके दरवाजे खोले बल्कि इन गानों ने उन पर पुरस्कारों की बौछार भी कर दी। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, IIFA अवार्ड सहित जी सिने अवार्ड और RD बर्मन अवार्ड फॉर न्यू टैलेंट से भी नवाजा गया। उनकी सफलता से उन्हें तुरंत क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। यह अवसर उन्हें हिंदी फिल्मों के मैदान में कुलांचे भरने में भी सहायक सिद्ध हुआ। इसके बाद श्रेया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो उनके पास हिंदी फिल्मों की बाढ़ आ गई। श्रेया ने फिल्मी दुनिया के ऊंचे दर्जे के संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें प्रमुख हैं आदेश श्रीवास्तव, अदनान सामी, आनंद मिलिंद, अन्नू मलिक, AR रहमान और नदीम श्रवण। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने विश्व भर में अपने लाइव शोज किए जिसमें हर जगह उन्हें सराहना मिली। श्रेया का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि वो कई टीवी रियलिटी शोज की जज भी बनी। वो मानती हैं कि गायन में उनकी आदर्श लता जी, आशा जी और KS चित्रा हैं। इसके अलावा वो गीता दत्त से भी प्रभावित हैं। आज सुरों की इस नई कोकिला को उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से और पूरे देश के संगीत प्रेमियों की तरफ से मधुर सलाम। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है,
और श्रोताओं, अब आएगा आज के एपिसोड का सवाल। आपको बताना है कि मिकाला शिफ्रिन किस खेल से संबंध रखती हैं। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntobiremembered@gmail.com पर। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/borntobiremembered पर। अब मुझे यानी कि संदीप भट्ट को आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।